बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला प्रोजेक्ट सिंध फेस्टिवल नैब की गिरफ्त में आ गया। करप्शन की नई दास्तान सामने आ सकती है। नैब के सूबाई मामलात में मुदाखलत से पहले पीपल्स पार्टी खुश नहीं थी। अब नैब से तंग पीपल्स पार्टी सिंध में नैब का इख्तियार खत्म करना चाहती है। कराची में गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी ना होने की बुनियाद पर मुलतवी होने वाली पोलियो मुहिम अब पीर से शुरू होगी। 20 लाख बच्चे पोलियो के कतरे पी सकेंगे। आईजी सिंध ने यकीन दहानी करवा दी। 6 साल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। इन मुश्किल हालात में भी टेस्ट क्रिकेट में दूसरी पोजीशन। 1 साल में मुसलसल तीसरी टेस्ट सीरीज में शाहीनों के नाम। शाबाश पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सर्दियों के आते ही गैस फराहम करने वाली कंपनियां अपना खसारा कम करने के लिए सरगर्म। अवाम की जेबों पर 9 अरब का डाका डालने की मंसूबाबंदी कर ली गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से माली खसारा वादों के मुताबिक कम नहीं हो रहा। टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। वो कौन सी भारी कीमत है जो पाकिस्तान IMF के कर्जे के जवाब में अदा करेगा, पूछेंगे इसहाक डार से। भारत में अक़लियतों में खौफ का एहसास बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बैरून मुल्क भी एहतजाज हो रहा है। मोदी सरकार सेकुलर भारत के लिए ही नहीं, भारत की मईशत के लिए भी खतरा बन रही है। और भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर है, लेकिन पाकिस्तान नई करवट ले रहा है। कदामत पसंद नवाज शरीफ लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। खुश आइन तब्दीली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज नैब की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ खोले जाने वाले एक नए केस की खबर से करते हैं। और ये नया केस इसलिए अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को सियासत में जो लॉन्च करना चाहती थी, या बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासत में आने के बाद जो पहला खुद सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया, वो था सिंध में सिंध फेस्टिवल कराना, जिसको फ्रॉम द फ्रंट खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीड किया। उसकी पहली सेरेमनी हो, उसकी आखिरी तकरीब हो, उसकी दूसरी मुख्तलिफ तकरीबात हो। अगर कोई शख्सियत थी जो हर वक्त नजर आती थी तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी थे। और उनकी 2 बहनें भी मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करती नजर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला प्रोजेक्ट सिंध फेस्टिवल नैब की गिरफ्त में आ गया है। गुज़िश्ता साल फरवरी में सिंध हुकूमत की जानिब से मोइंजोदड़ो में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल सिंध फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बहुत सारी सरगर्मियां हुई, बहुत सारे ऐसी 2 हफ्ते तक इस पूरे फेस्टिवल में सरगर्मियां होती रही। और यह ख्याल किया जा रहा था कि अगर बिलावल का यह पहला प्रोजेक्ट है तो इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से कि करप्शन ना हो, कोई मनपसंद अफराद को कोई प्रोजेक्ट्स ना दिए जा रहे हों, टेंडर्स ना दिए जा रहे हों, हर चीज़ की पासदारी की गई हो ताकि इस पर कोई उंगलियां ना उठें। नैब को इस फेस्टिवल में माली बेज़ाब्तियों, ताकत के अख्तियार से तजावुज़ और तारीखी विरसे को नुकसान पहुँचाने की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिस पर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही नैब के हवाले से शिकायत करती रहती है। पहले ही मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हमारे खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करती है। और अब नैब की तरफ से एक और कार्रवाई, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी के पहले प्रोजेक्ट के हवाले से। ज़राए के मुताबिक नैब सिंध इन शिकायत पर काम कर रहा है और पहले इन इल्ज़ामात की सदाकत जानने के लिए तहकीकात हो रही हैं। सिंध फेस्टिवल का बजट सिंध हुकूमत की जानिब से 25 करोड़ रुपए रखा गया था और इस बजट के अलावा डोनेशंस की भी दरख्वास्त की गई थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऐलान किया था कि सिंध फेस्टिवल का खर्चा पार्टी फंड से दिया जाएगा, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ और सारा खर्चा जो तकरीबन 2 अरब रुपए बनता है सिंध हुकूमत के तरक्याती सरकारी फंड से भी दिया गया। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब ही पर 18 करोड़ रुपए खर्च हुए। नैब के नुमाइंदे के मुताबिक ये बात भी नोटिस की गई है कि सिंध फेस्टिवल के इनेकाद से कबल चंद सरकारी अफसरान ने हुकूमत के नामुनासिब अहकामात की हुक्मदूली की तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। फेस्टिवल की समरी पर साइन न करने पर 2 दिन में 2 सेक्रेटरी तब्दील हुए। नैब की जानिब से सिंध फेस्टिवल के अखराजात का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है और इस पर तहकीकात की जा रही है।
नैब की जानिब से जब इस जमन में पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर से सवाल किया गया कि यह कार्रवाई हो रही है, तो उनसे हमने रब्ता किया, तो नैब ने रब्ता किया तो उनका इस मसले पर राय देने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने नहीं बात की कि नैब की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस पर उनकी क्या राय है, ये जानना चाहते थे। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में नैब की कार्रवाइयों और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अफसरान के खिलाफ एक्शन पर पीपल्स पार्टी क़यादत बहुत नाराज़ है, जिसका इज़हार उनकी जानिब से कई मरतबा किया जा चुका है। और पीपल्स पार्टी नैब की कार्रवाइयों को हुकूमती जमात के ईमा पर एक्शन करार देती है और कहती है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हमें टारगेट कर रही है। सिंध फेस्टिवल की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से शानदार और शाहाना अंदाज में तशहीरी मुहिम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर अंदाज में चलाई गई थी और इस फेस्टिवल को पाकिस्तान का बेहतर इमेज दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश करार दिया गया था। मगर अब 1.5 साल बाद बेहतर इमेज के लिए सजाए गए इस मेले के पीछे छुपे भयानक हकाइक सामने आ सकते हैं और इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई करप्शन की दास्तानें सामने आ सकती हैं। यह बात भी काबिल जिक्र है कि रवा हफ्ते के आगाज़ पर पीपल्स पार्टी ने सेनेट में नैब के इख्तियार महदूद करने के लिए बिल जमा कराया है। यानी कि अगर आप समझ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ मीडिया पर आकर या प्रेस रिलीज तक नैब की इख्तियारात की मुखालफत कर रही है, अपने खिलाफ कार्रवाइयों की मुखालफत कर रही है, तो ऐसा नहीं है। सेनेट में नैब के इख्तियारात इस तरह महदूद करने के लिए कि सूबाई मामलात में मुदाखलत की नैब को इजाज़त ना हो, सेनेट में पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मूव कर चुकी है कि यह मामला होना चाहिए। मुदाखलत की सूरत में 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी होती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नैब सेनेट के में नैब के खिलाफ मूव किया है, इस हवाले से बात की गई है। सिंध में खबरें आ रही हैं कि हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में एक कानून लेकर आए जिसमें सिंध का एक नया एहतसाब लॉ बनाए और नैब कार्रवाई ना करे। क्या ऐसा कानून बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैब मरकजी जो वफाकी कार्रवाई ना करे? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसा कानून लाई है, मगर वहाँ ऐसा नहीं है कि वफाकी नैब कार्रवाई नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा की नैब भी कार्रवाई करती है और वफाकी इदारा भी इस हवाले से कार्रवाई करता है। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। कामरान, सबसे पहले अहम प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला प्रोजेक्ट, बड़ा दिल से उन्होंने किया, खुद फ्रॉम द फ्रंट लीड किया, तमाम तकरीबात में शिरकत करते रहे। खबर आ रही है कि नैब उस पर तहकीकात कर रही है, क्या तफसीलात हैं? देखें शाहजेब साहब, बुनियादी तौर पर सिंध फेस्टिवल की तो नहीं बल्कि महकमा इतलात में जो नैब तहकीकात कर रही थी, महकमा इतलात सिंध में खुर्द-बुर्द की वो की गई थी। पहले 10 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की शिकायत थी, उसकी जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को दौरान तफ्तीश लाया गया, तो उसमें ये बढ़ते बढ़ते ये रकम 50 करोड़, 70 करोड़, 1 अरब, 2 अरब और अब ज़राए ये बताते हैं कि 5 अरब से ज़्यादा, तकरीबन 6 अरब के करीब सिंध के महकमा इंफॉर्मेशन जो है, महकमा इतलात, उसमें करप्शन की तहकीकात की जा रही हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, महकमा इतलात के अफसरान हैं, वो नैब के गिर्द उनका घेरा तंग हो रहा है। इसी तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ कि जो सिंध फेस्टिवल जिसका एहतमाम किया गया था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐलान किया गया था, उसमें उसके बारे में भी ये पता चला कि उसकी जो इफ्तिताही तकरीब थी या उसका जो एक रात में ये बताया जाता है कि 18 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने से लगाए गए, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को उसकी पेमेंट की गई सिंध हुकूमत की जानिब से, और मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए की जो रकम है उसके बारे में नैब तहकीकात कर रही है कि ये सिंध हुकूमत की जानिब से अदा की गई, सिंध फेस्टिवल की मद में ये अदायगियाँ की गई, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ज़रिए की गई। इस सिलसिले में नैब तफ्तीश कर रही है। बताया ये जा रहा है कि कुछ नोटिस भी जारी किए गए हैं, महकमा इतलात और हुकूमत सिंध के कुछ अफसरान को नैब ने बुलाया भी है और अब ये तहकीकात नैब के ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है कि इस किस्म की तफ्तीश जो है या तहकीकात जो है वो नैब सिंध कर रहा है। अच्छा कामरान, साथ में ये बताइएगा, एहतसाब अथॉरिटी की बात हो रही है कि खुद सिंध हुकूमत जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के इंसाफ लॉ लेके आई, इस किस्म का कोई कानून लाने का, कोई एक अथॉरिटी बनाने का, एक कमीशन बनाने का इरादा रखती है और इस हवाले से सिंध असेंबली के अगले इजलास में कोई पेशरफ्त भी होने का इम्कान है क्या? इस हवाले से क्या खबरें? जी बिल्कुल, इस बारे में तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है, एक माह से तकरीबन ये कहा जा रहा है कि सूबाई एहतसाब कमीशन या अथॉरिटी बनाई जाएगी, सिंध असम्बली से उसका कानून मंजूर कराया जाएगा। इस सिलसिले में हमने जो वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कानून हैं मुर्तज़ा वहाब, उनसे हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने इस बात को हमें कन्फर्म किया है कि बिल्कुल सिंध एहतसाब अथॉरिटी या सिंध एहतसाब कमीशन के नाम से एक नया इदारा बनाया जा रहा है, जिसका जो बिल है वो सिंध असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि
ये जो सिंध में सूबाई एहतसाब का इदारा है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा और इसमें एक इंडिपेंडेंट उसका सरबरा होगा जो रिटायर्ड जज भी हो सकता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है और अच्छी शोहरत के हामिल अफसर किसी भी शख्सियत को इसका सरबरा बनाया जाएगा। डायरेक्टर्स होंगे उसमें और जो इसके मुलाजमीन होंगे उनका सिंध हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि वो उस जो एहतसाब अथॉरिटी है, सिंध एहतसाब अथॉरिटी या सिंध एहतसाब कमीशन, उसके मुलाजिम होंगे। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि सिंध हुकूमत शायद वफाकी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसके जो असरात सिंध हुकूमत पर आ रहे हैं, जो केसेस वहाँ चल रहे हैं, उससे बचाव के लिए एक इकदाम करना चाहती है। ताहम जो मुशीर कानून है उनका ये कहना था कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा होगा। बहुत शुक्रिया कामरान रज़ी हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बता रहे थे। बात यह है कि देखना होगा कि नैब जिस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ता है, बिलावल भुट्टो इस बात का नोटिस लेंगे या नहीं कि उनके पहले प्रोजेक्ट में जिनको उन्होंने बाकायदा खुद लॉन्च किया और सिंध के लिए और अपनी हुकूमत की के हवाले से लॉन्च किया, उसमें अगर कुछ सियासतदानों की तरफ से या ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से करप्शन की गई है तो बिलावल खुद इसका नोटिस लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि उनका अपना ये प्रोजेक्ट था। अब बात करते हैं पोलियो वर्कर्स और पोलियो के खात्मे की मुहिम के हवाले से। एक अच्छी कल हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया था और जाहिर है जब मामला हो मुल्क के मुस्तकबिल का, बच्चों का, कराची के 6 इजला के हवाले से कि उनमें पोलियो मुहिम शुरू होनी थी, मगर पुलिस ने, और हमने आपको बताया था कि खबरें ये थी कि IG सिंध ने पुलिस के जो वादा किया गया था या फिर चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो वादा किया गया था या अहकामात थे उतनी पुलिस फोर्स नहीं दी। अब खबर आई है कि एक साथ ये मुहिम पीर को चलेगी। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 1300 नहीं बल्कि 3200 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। और कल ये मामला उठाया गया। आज IG सिंध ने खुद अपने दफ्तर में मीटिंग की, एडिशनल IG मौजूद थे, पोलियो के हवाले से ऑफिशियल्स मौजूद थे और उन्हें यकीन दहानी कराई है IG ने कि 3200 जो एहलकार हैं वो पीर को मौजूद होंगे। 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कल हमने अपने ही प्रोग्राम में कराची के 3 इजला के हवाले से बात की थी कि वहाँ पर पोलियो मुहिम मुलतवी हो गई है, ये खबर दी थी और आपको बताया था कि IG सिंध गुलाम हैदर जमाली ने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की हिदायत के बावजूद पोलियो टीम की हिफाजत के लिए मतलूबा नफरी फराहम नहीं की, जिसकी वजह से कराची में पोलियो मुहिम मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन आज IG सिंध ने हमारी खबर का नोटिस लिया। पोलियो काम से मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि पीर से शुरू होने वाली मुहिम के लिए पुलिस अपनी पूरी सिक्योरिटी 3200 एहलकारों की सूरत में मुहैया करेगी। और साथ ही पुलिस काम ने यह भी दावा किया है कि पहले भी पुलिस पोलियो मुहिम के लिए पुलिस की तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन अगर पुलिस की तैयारी मुकम्मल थी तो अक्टूबर और कल पोलियो मुहिम क्यों मुलतवी की गई? VIPs की सिक्योरिटी पर हज़ारों एहलकार तैनात हैं, मगर पोलियो मुहिम के लिए मतलूबा तादाद में पुलिस एहलकार मुहैया क्यों नहीं किए जाते? कानून नाफिज करने वाले इदारे को पोलियो वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाना होगी, क्योंकि इसके इस साल ही अक्टूबर में कराची के इलाके गुलबर्ग में पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है और गुज़िश्ता साल कराची में पोलियो के 23 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन कानून का तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो पोलियो मुहिम मुतासिर होगी। हम इस बात पर खबर रखेंगे। IG सिंध साहब ने एक अच्छा इकदाम किया कि इस हवाले से यकीन दहानी उनकी तरफ से कराई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वादा पूरा भी किया जाएगा और हमारी तरफ से भी इस मामले पर नज़र रखी जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जो ज़बरदस्त खबर आई है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। 2009 के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई, कोई बड़ी टीम पाकिस्तान नहीं आई। भारत ने IPL में पाकिस्तान के खिलाड़ी लेने से इनकार कर दिया। भारत ने वादा किया मगर पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने से अब तक इनकार किए हुए है। बड़ी सीरीज पाकिस्तान को नहीं मिली। बिग 3 का मामला हुआ, पाकिस्तान के साथ वादे तोड़े गए। यह ख्याल किया गया कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्रिकेटिंग फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं होती, तारीख नजर आता है। पाकिस्तान बेहतरीन खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान टेस्ट, वनडे, T20 में बहुत पीछे रह जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच जीतकर पाकिस्तानी टीम ने न सिर्फ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है, बल्कि 10 साल बाद ग्रीन कैप्स ने ICC टेस्ट रैंकिंग में दूसरी पोजीशन भी संभाल ली है।
इससे कबल 2006 में पाकिस्तान ने मुख्तसर अरसे के लिए ये पोजीशन हासिल की थी। ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट ने सर्वाइव किया, नंबर 2 पोजीशन हासिल की, बल्कि ये तासुर भी कि पाकिस्तान में नया टैलेंट नहीं आएगा, पाकिस्तान पीछे रह जाएगा, ये बात भी गलत साबित की। ज़बरदस्त ऑलराउंडर पैदा किए, ज़बरदस्त बॉलर पैदा किया और एक लेग स्पिनर ऐसा पैदा किया जिसके लिए क्रिकेटिंग स्टार और दुनिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े लेग स्पिनर शेन वॉर्न कहते हैं कि वो समझते हैं कि इस वक्त दुनिया का अगर कोई बेहतरीन लेग स्पिनर है तो वो यासिर शाह है। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की तरफ से की गई। रमीज़ राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के हालात देखते हुए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से क्रिकेट ना होते हुए ये सब नहीं होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर बड़ा डार्क है, मगर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आया है। क्या पैगाम दिया है पाकिस्तान ने? एक पैगाम देता है जी कि पाकिस्तान क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और हमारे में इवॉल्व होने की बहुत ताकत है, हम में संभलने की बहुत ताकत है और ये एक ऐसा खेल है जो दिलों को जोड़ता है और दिलों को जुड़ने से जो परफॉर्मेंस बनती है वो दुनिया तक पहुंचती है। तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है और जिस तरह के हालात हैं उसके हिसाब से तो अनबिलीवेबल है, एक मिरेकल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अभी तक चल रही है और क्या खूब चल रही है। जैसा आपने कहा कि ये पैगाम दिया है कि चल रही है और इस किस्म के हालात के बावजूद चल रही है, बहुत सारे कंसर्न थे जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। एक ये भी था खिलाड़ियों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, इंडियन खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तानी वहाँ भी नहीं जा पाते, तो एक्सपोजर ना मिलने की वजह से ना नया टैलेंट आएगा, ना पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। क्या इस सीरीज में यासिर शाह की परफॉर्मेंस, दूसरे जो अच्छे खिलाड़ी नए यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उससे साबित हो गया कि टैलेंट भी आ रहा है और पाकिस्तानी क्रिकेट भी आगे बढ़ रही है? लर्न तो मतलब मेरा कि बाकी फॉर्मेट में ये फॉर्म अब लेके जाने की जरूरत है, इसलिए कि हमारा अभी भी 50 ओवर्स की क्रिकेट कमजोर है। हमारी 20 ओवर्स की क्रिकेट जो है वो भी उस पाए की नहीं है जितनी होनी चाहिए, हालांकि उसमें बेहतरी आ रही है और इम्प्रूवमेंट है। जो हैरानकुन बात यह है कि हमारा जो डीएनए है हमारी क्रिकेट का वो 50 ओवर्स और 20 ओवर्स के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, मगर हम टेस्ट क्रिकेट में नए नए झंडे गाड़ रहे हैं और ये इसलिए कि बड़े सोच समझ के हम अच्छी जो मुश्किल सिचुएशंस है टेस्ट क्रिकेट में उसको बड़े अच्छे अंदाज से हम टैकल करते हैं। काश हम यही 50 ओवर और 20 ओवर की क्रिकेट में कर सकें। बात है उसमें भी एक्साइटमेंट इसलिए कि कुछ अच्छे नए प्लेयर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो खतरनाक है इंशाल्लाह। रमीज़, बहुत शुक्रिया। रमीज़ राजा कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त और रोशन नज़र आता है। प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमने गैस फराहम करने वाली कंपनीज़ के हवाले से, ट्रांसपोर्ट करने की वाली कंपनीज़ के हवाले से आपको बताया था कि वो 53 अरब रुपए के खसारे में है। वो खसारा तो वो कम करें ना करें, अपने लॉसेस कम करें ना करें, आपको ये बताते चलें कि आपकी जेब से पैसे निकालने का मंसूबा ज़रूर तैयार कर लिया गया है। कितने पैसे कैसे निकाले जाएंगे, क्या मामला है, और इस पर हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। पैसे आपको बताते चलें कि आपकी जेब से 9 अरब रुपए निकालने का प्रोग्राम है, कैसे, वो बात करेंगे ब्रेक के बाद। कल गैस फराहम करने वाली 2 कंपनियों के हवाले से हमने आपको बताया था कि वो दिवालिया होने वाली हैं, करीब पहुंच चुकी हैं। 53 अरब रुपए का खसारा है और उनके जो नुकसानात हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। नून लीग की हुकूमत में बेहतरी नहीं आई बल्कि उनके हालात में अबतरी आई है। और अब खबर यह है कि सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नॉर्थ गैस कंपनी की जानिब से फैसला किया गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में 50% इजाफा कर दिया जाए। हुकूमत से उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बात की उन्हें इजाज़त दी जाए इस इजाफे से आम सार्फिन की जेबों से, आपकी जेब से 9 अरब रुपए निकाल लिए जाएंगे। और अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो गया तो SSGC और SNGPL के 60 लाख से ज़ायद सार्फिन मुतासिर होंगे, यानी कि तमाम लोग जो कि सप्लाई से गैस लेते हैं, जिनके घर पर गैस की सप्लाई आती है पंजाब में और दूसरे सूबों में और सिंध में, वो सब लोग मुतासिर होंगे मुल्क में। SNGPL के 33 लाख जबकि SSGC के 25 लाख सार्फिन हैं जो इन दोनों इदारों के इस फैसले से मुतासिर हो सकते हैं। सिक्योरिटीज डिपॉजिट की मद में इन कंपनीज के पास 3000 रुपये रखे हुए हैं। अब फैसला किया गया है कि इसमें 1500 रुपये इजाफा कर दिया जाए तो इससे सिक्योरिटी डिपॉजिट 4500 रुपये हो जाएगा। और अगर 1500 रुपये मजीद आपसे लिए जाते हैं, 9 अरब रुपये का अमाउंट बनेगा। हर इंडिविजुअल से, हर एक हाउस होल्ड से ये पैसे लिए जाएंगे।
क्योंकि इनके मुताबिक गैस की कीमतें बढ़ गई हैं और 3 महीने का जो डिफ़ॉल्ट है वो पेमेंट ली जाती है और मामला 3 महीने तक रहता नहीं है। अक्सर मामला बढ़ जाता है, डिस्कनेक्शन 3 महीने में नहीं होता, जिसकी वजह से 4,500 रुपये अमाउंट कर दिया जाए ताकि सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना हो कि जितना भी अमाउंट है अगर ऑल्ट करे और जब तक उसका डिस्कनेक्शन हो तो वो सारा का सारा अमाउंट रिकवर कर लिया जाए। हुकूमत पर है कि वो ये इजाफी बर्डन, इजाफी बोझ सारिफीन पर डालती है या फिर सुई साउथ और सुई नॉर्थ की परफॉर्मेंस बेहतर करके जो 53 अरब रुपए का खसारा है इसको बेहतर करती है। इनके जो नुकसानात हैं गैस की फरामी में उनको कम करती है, जो लीकेजेस हैं, जो लॉसेज हैं, उनको कम किया जाता है। और जहां बात हो रही है इस खसारे की, एक्स्ट्रा बर्डन की, वहीं बात करते चलें। आज IMF की 10वीं किस्त के लिए 6.2 अरब डॉलर का जो पैकेज है उसकी 10वीं किस्त के लिए 26 अक्टूबर को दुबई में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जो IMF हुक्काम से मुलाकात हुई थी उसका नतीजा आज फाइनली सामने आया। कल आना था, नहीं आया, आज सामने आया और मामला तय पा गए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मगर IMF की तरफ से कुछ वेवर भी दिए गए हैं और कुछ तशवीश का इजहार भी किया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान का माली खसारे का हदफ पूरा नहीं हो सका, पहली सेमाई का टैक्स वसूली का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। पाकिस्तान को कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लो इंटरेस्ट रेट है, लो एनर्जी प्राइसेस है, हुकूमत कहती है लोड शेडिंग कम कर दी, IMF कहता है इस माहौल को और बेहतर बनाइए ताकि आपकी मईशत में सरमायाकारी हो। पाकिस्तान को $502 मिलियन देने की सिफारिश की गई है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसील से बात करते हैं। डार साहब, अच्छी खबर है कि मामला तय पा गए, काफ़ी कोशिश कर रहे थे, इस हवाले से मेहनत कर रहे थे, मगर कुछ सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहला बात है कि आपकी तरफ से जो रिजर्व्स बिल्ड किए गए हैं, अब लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो हसासियत है कि डिफ़ॉल्ट के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से, वो अपनी जगह बरकरार है। 20 अरब डॉलर का आप क्लेम करते हैं। जो कर्ज लिया गया है, ज़्यादातर कर्जों की बद में ये रिजर्व्स बिल्ड किए गए हैं, ये कर्ज वापस देना होगा, वापस देंगे पाकिस्तान के हालात फिर ख़राब हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की हालत जो 20 अरब डॉलर के बावजूद जो आपने पाइलअप किया है उसके बावजूद ख़राब ही है। देखिए शाहजेब साहब, ये भी एक बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग या मिसपरसेप्शन है कि शायद टोटल रिजर्व जो है वो बोरो करके है। ऐसी बात नहीं है, इसमें हमने अदर सोर्सेज भी, ग्रांट्स और उसको भी हमने मोबिलाइज किया है और मैं बड़ी जल्दी ये पूरे का पूरी डिटेल आपके जरिए शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के रिजर्व जो थे जब हम आए थे किधर थे और आज किधर है। मसलन अगर आपने 4.6 अरब अब लिया है IMF से 2 साल में और पिछले लोन वापस किए तो आपके लोन में तो इजाफा नहीं हुआ, आपने तो पिछला लोन वापस कर दिया, उतना तो नेट इजाफा तो लोन में नहीं हुआ। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है ये हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। चाहे हम 22 इदारे पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर गए हैं जिन्होंने बिजनेस बंद किया था, IMF, वर्ल्ड बैंक, IBRD, ADB, सब ने सब दोबारा शुरू हो चुका है। आपको इस रिव्यू का इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस थी कि हमने एनर्जी रिफॉर्म में जो किए हैं, आप जब जो भी ममालिक हमारे से जब रिफॉर्म्स करते हैं पेनफुल, हमने एनर्जी हमारा अपने इंटरेस्ट में है, लेकिन दुनिया के जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो आपको उस मेहनत के नतीजे में आपको सस्ता लोन विच इज कॉल्ड। सवाल ये है कि आपकी पूरी स्ट्रेटजी में इट इज ऑल अबाउट लोन्स और मिल जाएं, लोन्स पहले ले लिए हैं, लोन्स लेके 20 अरब डॉलर के रिजर्व्स बना दिए हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि पाकिस्तान में जो शरह सूद है वो तारीख की कम तरीन सतह पर है? आप पाकिस्तान में इस वक्त जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप 2.5 साल में आपकी स्ट्रेटजी ऐसी हो कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगती, एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा होता, एक्सपोर्ट बढ़ती या फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होती ताकि इंपोर्ट के नंबर में कमी आती और इस तरीके से मईशत आगे बढ़ती और रिजर्व्स को खतरा ना होता आने वाले दिनों में? ऐसा नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी में लोन्स ही है सारा। हाँ, तो वो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं ना शाहजेब साहब, देयर इज नो स्विच ऑन एंड ऑफ। ये सारी चीजें दुनिया देखती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर देखता है कि पाकिस्तान, अब वो देख रहे हैं कि दुनिया की रेटिंग एजेंसी नेगेटिव से स्टेबल से पॉजिटिव ले गई हैं, BC से B ले गई हैं। वो सारी चीजों को इन्वेस्टर बहुत शार्प और श्रूड है दुनिया का। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा असल जो हदफ है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन है। लेकिन अगर आप होंगे तो वो करेंगे ना। मगर डॉक्टर साहब, अच्छी बात है आपका हदफ है FDI, मगर FDI बाद में आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले आती है, बाद में आती है। ये तो देखा जाता है कि लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कितना है। मैं फिर कह रहा हूं, इतने सस्ते पैसों में सूद, इतने सस्ते सूद पर लोगों को पैसा अवेलेबल है बैंक से
उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि आपने एनर्जी क्राइसिस हल कर देना है, अभी लोड शेडिंग कम हुई है, उसके बावजूद नहीं कर रहा, अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान का अपना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और यही होता है कि जी जो कम कर्जों का फायदा है, कम सूद का फायदा है, वो खुद हुकूमत को हो रहा है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट पैदा होता है, खुद हुकूमत ज्यादा कर्जे ले लेती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं ले रहा। जब आप पाकिस्तान का अपना प्राइवेट सेक्टर नहीं ले रहा तो एफडीआई तो बाद में आएगा, वही कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान में अभी तक। नहीं, हमने कोई क्राउडिंग आउट नहीं है। जो क्रेडिट इज अवेलेबल प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट ने अपने एसपीपी का जो हदफ था उससे कम बोरो किया है, इस टारगेट को अचीव किया है। और ये तो लंबी बहस है, मैं आपके साथ घंटों बैठ के आपको कन्विंस कर सकता हूँ, या आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो हमारा ये जो एक वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि हमने कंप्रेशन नहीं होना, जो कुछ अब तक अचीव किया अल्लाह का शुक्र भी अदा करना, बार बार कीमत का शुक्र अदा करो, मैं और दूंगा। हमें दोस्त हम ना शुक्र ना हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपना हम इन गेन्स को कंसोलिडेट करें, जो आप फरमा रहे हैं इनको सस्टेनेबल बनाएं। सब वो अच्छी बात है, मगर गेन्स को कंसोलिडेट करने के लिए आपके दौर में जो डेफिसिट्स थे, खसारे थे, वो कुछ कम हुए हैं जो बजट के हवाले से, मगर गेन्स कंसोलिडेट उस वक्त होते हैं जब चीजें परमानेंट हों, जो मुस्तकिल बुनियादों पर नजर आए। एफबीआर का टारगेट मैं आईएमएफ अपने रिव्यू में लिख देता है कि जो टारगेट एफबीआर की तरफ से होता है वो पूरा नहीं करते, इन्फ्लेटेड टारगेट होते हैं एफबीआर के। शाहजेब साहब, मैं अर्ज करूं कि देखिए हमारी हिस्ट्री भी है ना, अगर 12-13 की तरह मैं लीन टारगेट रखता तो फिर ये 3% आपको ग्रोथ देते ना। अभी यही एफपीआर है और यही पाकिस्तान है और वही बेस है आपका। अब आपके 2 लाख असेसी भी बढ़े हैं 2 साल में, आपके 1946 अरब जो है वो करीबन 2595 रफली 2600 अरब पे भी गए हैं। आफ्टर ऑल 33% ग्रोथ आपको दी है ना इसी एफपीआर ने। ये एफपीआर क्या दे रहा था आपको? 3% ग्रोथ 12-13 की। तो मेरा मतलब है, मैं कह रहा कि ये काफी है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें मजीद बिल्ड करने की जरूरत है और इंशाल्लाह हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मैंने ट्रेडर और बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज किया हुआ है। मगर डॉक्टर साहब, एक होता है कि अपना टारगेट पूरा करना, जो कारकर्दगी जांचने के 2 तरीके हैं। एक होता है कि आपने कितना डिलीवर किया, एक आपने अपनी सलाहियत के हिसाब से कितना डिलीवर किया। तो अगर एफबीआर एक इन्फ्लेटेड टारगेट रखता है या तो फिर अपनी सलाहियत के हिसाब से क्या वो डिलीवर नहीं करता। अब 40 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, अगर आईएमएफ ने आपकी बात मानी है, मजीद पैसे दे रहे हैं, तो क्या आवाम तैयार हो जाएं कि ये 40 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए उनकी जेब से पैसे लिए जाएंगे, उन पर बर्डन डाला जाएगा? नहीं, और नहीं, ये इस तरह नहीं होगा कि टैक्स रेट बढ़ जाएगा। अगर आपके मुल्क में, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी अपटमा की, हम नहीं मांग रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी मांग रही थी ना। वो कह रहे थे कि जी ये पाकिस्तान में डंप हो रहा है, इसके ऊपर आप ड्यूटी लगाएं, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है, यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमने आपके सामने 10% ड्यूटी लगाई, उनको कहा जी नेशनल टैरिफ कमीशन को मूव करें, और उन्होंने मूव किया। केस एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, चूंकि अभी हमारा नया एनटीसी में दोबारा उसको यानी ब्लड इन्फ्यूज किया और उसमें दोबारा उसको रीएक्टिवेट किया पिछले 2 साल में, वरना तो आज तक इन्होंने कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई नहीं करते ये लोग। पहला केस उन्होंने पीछे किया। बात यह है कि इस वक्त हमें प्रोएक्टिवली अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलना है। कमोडिटीज नीचे तो हमने उसी तरह अपने को बिहेव करना है। कंट्री अपने लेस देन कॉस्ट, मतलब आपका नेक्स्ट डोर नेबर जो है सबसे ज्यादा तो वो सब्सिडाइज कर रहा है अपनी, देन दे परहैप्स दे कैन अफोर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 साल में 14 दफा वेवर दिया गया है आपको आईएमएफ की तरफ से, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। इतना ज्यादा वेवर मिल रहा है, आपको छूट मिल रही है अगर आप टारगेट पूरे नहीं भी करते। और जाहिर है फिर वो आप कहते हैं कि जी जबरदस्त किस्म का वो आईएमएफ मुज़ाकरात तय पा गए हैं, मामला तय पा गए हैं। अगर आपको वेवर मिलता है टारगेट पूरे ना होने के बावजूद, तो ये आपकी कारकर्दगी की वजह से है या अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से है? वहां से आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए आईएमएफ से वो वेवर लेते हैं और मामला आगे बढ़ते हैं? नहीं, ये नहीं है। नहीं, they also know waiver mean nothing. Waiver are the sub components. The net sum total of country's economy आपकी फिस्कल डेफिसिट किधर खड़ा है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। आप उधर लेके कितना मुल्क को चला रहे हैं। ये मुल्क 8.8% जीडीपी पे उधार पे चल रहा था। ये मुल्क इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आने वाले जून में 4.3 पे चला जाएगा। अभी हम 5.37 पे हैं। तो शाहजेब साहब, इसे बिग कट, यू नो, मैं जैसे मैंने कहा माशाल्लाह बड़े नॉलेजेबल हैं। हमें इसी तरह अपने आप को खड़ा करना है। और शुरू में ये एक दफा ये एफडीआई और इस चीजों की आपके मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैन प्ले अ बिग रोल। नहीं डॉक्टर साहब, खड़ा होने के लिए मैं एक बात बताइए, आप कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान को खड़ा करना है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, मगर मसला यह है कि अल्लाह का और ज्यादा शुक्र अदा किया जाएगा, आपका भी शुक्रिया अदा करेगी अवाम। अगर अवाम को नजर आए कि कुछ सस्टेनेबल है, मैं फिर सवाल कर रहा हूं कि मियां साहब ने पहली दफा कहा है कि
2017 दिसंबर में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, जीरो कर देंगे हम लोड शेडिंग। अगर मियां साहब ये कह रहे हैं लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्या आप ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगले 2-2.5 साल में पाकिस्तान की मईशत को आप इस तरह खड़ा कर देंगे कि हम इस तरह ना देख रहे हो कि IMF का कर्जा वापस देना पड़ा तो मुल्क के रिजर्व्स में बड़ा मसला है, इसलिए जो बैरूनी रेटिंग्स हैं वो पाकिस्तान की बेहतर नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, पाकिस्तान में मामला खराब है। आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगे, जॉब क्रिएशन हो, एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को लोग इस तरह ना देख रहे हो कि यार प्राइसेस बढ़ गई तो मामला खराब हो जाएगा, अभी अगली किस्त देनी है तो मामला खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल शाहजेब साहब, आपने बड़ा अच्छा ये सम अप किया है। एग्जैक्टली यही हमारा गोल है। और मैं आपको अल्लाह के फजल करम से, देखें, एक होती है विजन और एक होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों चीजों के ऊपर अपना प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी एक सेटअप की हुई, आपको पता है, खुद उसको चेयर करते हैं। हमने अभी जो हमारी सप्लाई डिमांड गैप है करीबन 4.5-5 हज़ार है, पीक जो आता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम अपने मार्च 2018 से पहले 600 मिनिमम उसको ऐड करने का मंसूबों पे काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एनर्जी जो शॉर्टेज है वो पूरी कर देंगे और पाकिस्तान को उसी सिमत में लेके जाएंगे जिस हवाले से बात की जा रही थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जहां हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है, वहां पाकिस्तान में एक नई मस्बत तब्दीली है और एक ऐसी तारीखी तब्दीली है जो हर लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो क्या है और कैसे हिंदुस्तान से मुख्तलिफ, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत बदल रहा है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, मगर अहम बात यह है कि दोनों बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में बदल रहे हैं। कैसे, ये आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि मोदी सरकार ने एक ही साल में भारत को तकसीम कर दिया है। एक तरफ इंतहा पसंद है तो दूसरी तरफ लिबरल हल्के, लेकिन हुकूमत का झुकाव इंतहा पसंदों की तरफ दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत में अदम रवादारी, अदम बर्दाश्त बढ़ रही है और अक़लियतों में खौफ का एहसास भी बढ़ रहा है। हुकूमती रवैयों के खिलाफ भारत में अवार्ड वापसी तहरीक जोर पकड़ रही है। आज भारत की मशहूर और आलमी शनाख्त रखने वाली अदीबा अनुरुति राय ने भी नेशनल अवार्ड वापस कर दिया और आज ही सईद मिर्जा की तरफ समेत 24 भारतीय फिल्म साजों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। मोदी हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ पहले ही 40 से ज्यादा नामवर भारतीय अदीब, शायर, दानिश्वर, हत्ता के साइंसदान भी अपने अवार्ड वापस कर चुके हैं। भारत में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इंतहा पसंदी का निशाना बने हुए हैं और इस तरह बने हुए हैं कि उन पर शदीद तनकीद हो रही है। कई बरस तक भारतीय फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले, आज भी करने वाले मकबूल तरीन अदाकार शाहरुख खान ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर इतना हंगामा खड़ा हो गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। कैसा है वोट बैंक यार, ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे हो जाओ, आगे बढ़ो। और रिलीजन मतलब जेन्युइनली किसको किस आपके नेबर है, मैं आपके साथ बैठ के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है यार। आपके पिताजी पाकिस्तान से आए। हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं सबके सब, सबने एक दूसरे शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थे शाहरुख खान के वो अल्फाज जो आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहे होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंद रहनुमा आपे से बाहर हो गए और उन्होंने बॉलीवुड स्टार के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की, इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की कि उसका उतना ही सख्त रिएक्शन आया। मगर पहले अल्फाज सुनिए इनकी तरफ से क्या कहेंगे। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। और भारत में अदम रवादारी के खिलाफ बयान देने वाले बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की हिमायत में चंद आवाज़ें उठी हैं और उसके बाद चंद आवाज़ें उठने के बाद बहुत सारे दूसरे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो बात कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान, सोनम कपूर, अनुपम खेर के बाद अनिल कपूर ने भी शाहरुख खान की हिमायत की। जितना मैं शाहरुख साहब को जानता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने उनके जहन में कोई भी ऐसी चीज होगी। ये तो हम लोग हमेशा मेरे ख्याल से जब से होश संभाला हम सब ने और हमारे माँ बाप ने, लाइक शाहरुख के पिताजी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हमारा तो यही है कि हमारा कि ये ऐसा नहीं है कि इसी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है या पिछले गवर्नमेंट है। तो हमेशा हम लोग जब भी कोई भी गवर्नमेंट थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट जब भी आई थी, हम सब यही कहते थे कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए बस।
और अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ भारत के मुआशरे को नुकसान पहुंचा रही है उसे तकसीम करके, तो ऐसा नहीं है। मईशत की बड़ी बात करते हैं नरेंद्र मोदी, मगर इस वक्त मईशत को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। कल मोतबर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में, जो कि आमतौर पर हमेशा इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी पॉजिटिव बात हो रही होती है इनकी मईशत के हवाले से, उसने अपने इदारिये में भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर कड़ी तनकीद की और लिखा कि भारत में अदम बर्दाश्त ने मुआशी सूरत हाल पर बुरा असर डाला है और सरमायादारी में भी फर्क नजर आया है। अक़लियतों पर मजालिम का सिलसिला ना रुका तो तरक्की रुक जाएगी, भारत अपनी साख खो देगा और भारत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका का मोतबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। सबसे अहम बात यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी दुनिया में जहां गए उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ। भारतीय कम्युनिटी ने बगैर किसी तकसीम के उनका शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन अब मोदी जहां जा रहे हैं एहतजाज करने वाले उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। न्यूयॉर्क के बाद 12 नवंबर को जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखेंगे तो वहां भी मुजाहिरीन उनका इस्तकबाल करेंगे। 13 नवंबर को जब वो भारत में होंगे और खिताब कर रहे होंगे भारतीय कम्युनिटी से, तो वहां पर भी बहुत हज़ारों की तादाद में कश्मीरी, भारतीय और सिख इस स्टेडियम का घेराव करेंगे। और ये खबरें आ रही हैं कि सख्त से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, जो पहले मामला नहीं नज़र आ रहा था। क्यों? और हम पूछते हैं लंदन में हमारे नुमाइंदे मुर्जा अली शाह से कि वहाँ क्या मामला है। मुर्जा, बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि क्या मामला है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी, इतने एहतजाजों की बात हो रही है जब मोदी बरतानिया का दौरा कर रहे हैं। जी शाहजेब, इस दौरे के हवाले से बरतानिया के लिए एक बहुत बड़ा ये सरदर्द बन चुका है, चूँकि नरेंद्र मोदी की जहाँ मौजूदगी में 3 तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही हैं। यहाँ पे पुलिस को बहुत सारे खदशात हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले 3 लेवल पे सिक्योरिटी रिंग होगा। नरेंद्र मोदी की अपने साथ उनके कमांडोज आ रहे हैं, जो फर्स्ट रिंग वो होगा। उसके बाद यहाँ की जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन यूनिट्स हैं वो बहुत बड़ा उन्होंने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन यहाँ पे करना है, जिसमें इक्विपमेंट सर्वेलेंस होगी। उसके साथ साथ जो ऑन स्ट्रीट प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर होंगे, स्पाइंग नेटवर्क्स होंगे, मुख्तलिफ गैजेट्स के थ्रू स्पाइंग होगी। और उसके बाद स्ट्रीट पुलिसिंग है। तकरीबन 500 से ज़ायद लोग जो यहाँ के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है वहाँ पे वो सर्वेलेंस के अमल में मसरूफ़ होंगे कि नरेंद्र मोदी पर कहीं अटैक ना हो जाए। उसके अलावा जो स्ट्रीट पुलिसिंग है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने बहुत बड़ा, वहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ पे जमा होंगे, सिख और कश्मीरी। और फिर वेम्बले स्टेडियम के सामने बहुत बड़ा मुजाहरा होगा जहाँ नरेंद्र मोदी को जो इंडियन तंजीमें बाज उन्होंने वहाँ पे बुलाया हुआ है। बहुत शुक्रिया मुर्जा, बता रहे थे कि कितनी सख्त सिक्योरिटी डिटेल है, क्योंकि खतरा है कि हमला ना हो जाए, उनके खिलाफ एहतजाज हो रहे होंगे। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत को इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान एक नई समाजी और सियासी करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ का कल एक बहुत अहम बयान सामने आया है, जो शायद पहले ऐसी बात मियां नवाज शरीफ ने कभी ना कही हो। उनका कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ साथ लिबरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। कल इस्लामाबाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने में बड़ी कामयाबी मिल रही है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। हमें जमहूरी मुआशी सफ़र में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ताहम अब पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर लिया है कि उनका मुस्तकबिल जमहूरी और लिबरल मुल्क से ही वाबस्ता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हों कि मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में नहीं बल्कि लिबरल मुल्क में से वाबस्ता है। क्या कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, जरा सुनिए। Our democratic and economic journey has not been without setbacks, but the Pakistani nation has once and for all decided that its future lies in a liberal and democratic country. पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया है कि एक आज़ाद ख्याल, लिबरल और डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क में ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यह बयान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से उस वक्त सामने आया है जब दाएं बाजू की सियासत के सबसे नुमाया खिलाड़ी मियां नवाज शरीफ एक ज़माने में खुद समझे जाते थे। आज उनकी तरफ से ये बात सामने आई है, जिन पर इल्ज़ाम रहा कि उन्होंने आमिर जनरल ज़ियाउल हक की नर्सरी से सियासी तरबियत हासिल की और बाद में उन्होंने ज़ियाउल हक का मिशन आगे बढ़ाने का भी अज़म जाहिर किया। यही नहीं, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की बरसियों पर खिताब भी करते रहे और मिशन बढ़ाने की बात करते रहे, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते रहे और मुख्तलिफ बरसियों पर खिताब करते रहे। आप शहीद ज़ियाउल हक को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए। कोई सिंध से आया है, कोई फ्रंटियर से आया है, कोई पंजाब से आया है और कोई बलूचिस्तान से आया।
ज़ियाउल्लाह की बरसी पर खिताब कर रहे थे। यही नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म ही से पहले वज़ीर आला पंजाब और फिर वज़ीर आज़म बने। दूसरे दौरे इक़्तिदार में ये तासुर पैदा हुआ कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। शरीफ बरादरान पर कलदम इंतहा पसंद तंजीमों से राबतों के भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते रहे दहशतगर्दों से ताल्लुक़ के हवाले से। लेकिन अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। दाएं बाजू की सियासत करने वाले मियां नवाज शरीफ अब लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, लिबरल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुल्क में रुजत पसंदी और इंतहा पसंदी से बहुत से मसाइल खड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनका भी जिक्र किया। यही वजह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर हुए हैं, या ये कह लीजिए कि इस वक्त मुल्क में इंतहा पसंद सोच, जो रुजत पसंद सोच है, वो इतनी ज़्यादा मुल्क को मसाइल का शिकार कर गई है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन पर खुद इल्ज़ाम था, खुद दाएं बाजू या सेंटर राइट की सियासत का इल्ज़ाम था, राइट की सियासत का इल्ज़ाम था, वो अब ये बात कर रहे हैं कि एक जमहूरी और लिबरल पाकिस्तान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो कि बहुत बड़ी तब्दीली है। कल के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।